तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट द केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन जो भी आते हैं आसानी से बन जाते हैं। सो चैप्टर इज गुड। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रखने की बात है। जैसे अगर प्रोडक्ट को लिया जाता है पॉजिटिव में डी आर बाई डी टी, सॉरी डी सी बाई डी टी, मतलब कंसनट्रेशन बाई टाइम। बट जो रिएक्टेंट में होता है उसको माइनस डी सी बाई डी टी लिया जाता है। बट ये माइनस, बट कंसंट्रेशन माइनस में आकर ये प्लस हो ही जाता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप, ये याद रखना। इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अगर मल्टीपल स्टेप का कोई रिएक्शन आ जाए तो उसमें जो स्लो स्टेप रहेगा वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। के इज द रेट कांस्टेंट विच इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ओनली, ये भी याद रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बट जो मोलरिटी होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा और 90% केस में 1 2 या 3 होगा। एंड देन वी विल कम टू द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के is this: mole to the power 1 minus n into L to the power n minus 1 into time inverse। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर द जीरो ऑर्डर वी विल पुट जीरो एट द प्लेस ऑफ n, देन वी विल गेट दिस, एंड इट इज in the terms of the concentration, but and this is in the term of the pressure. So we can write in the pressure term is this unit। एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो एन का जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो हम लोग के लिए टाइम इन्वर्स में निकल जाएगा, टाइम इन्वर्स आ जाएगा, वही हो जाएगा हम लोग के पास रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इसका जो होता है के रेट कांस्टेंट वो एक्स बाई टी होता है। एक्स जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड इन द रिएक्शन एट टी टाइम। टी टाइम तक में अगर मान लिया जाए कोई एक्स रिएक्टेंट है वो वाई बन रहा है, तो इनिशियली हम उसका ए मोल लिए थे, तो बाद और एक्स मोल उसका घट गया तो ए माइनस एक्स हो गया, तो वही एक्स है इसमें। तो यहाँ पर से रेट कांस्टेंट निकल सकता है। फिर यहाँ पर से टी टाइम पे कितना कंसंट्रेशन बाकी होगा वो निकल जाएगा। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो गया। और एक हाफ टाइम निकालना होता है गाइज। तो हाफ टाइम टी हाफ और टी 50%, मतलब 50% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना हम लोग को टाइम लगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू के, और टी हाफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और टी 100 ए बाई टू के होता है टी हाफ, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बाई के, और ये फाइनाइट टर्म में फाइनाइट टाइम में ख़त्म हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है भाई। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आते हैं। तो इसका जो रेट कांस्टेंट होता है ये होता है। सबका रेट कांस्टेंट और हाफ टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है गाइज। और ये जो जितना फार्मूला मैंने लिखा है सारा का सारा वेरी इंपॉर्टेंट है। एल एन ए टी वही हो गया कंसनट्रेशन ऑफ द ए एट टाइम टी, एंड द ए नॉट हो गया इनिशियल कंसनट्रेशन। एंड इसका हाफ टाइम में कुछ रहता है। हाफ टाइम इसका जो रहता है वो एक पे डिपेंड नहीं करता, जैसे उसमें था ए पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इसमें इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए है। और ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट करता है। तो टी 100% इनफाइनाइट, टी 99.9% ऐसे निकालने आएगा, तो इससे करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए ये याद करना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बस एक थियोरेटिकली में एक लाइन याद रखना है, बाकी इस पर क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलते हैं, बट मिलते हैं। सो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और बाकी ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है, जैसे आप याद कर सकते हैं log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 4 का वैल्यू, log 5 3 एंड 0.693 का वैल्यू कितना होता है 2.303 log 2। आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं टी हाफ। टी हाफ किसी भी ऑर्डर का निकालने के लिए हम ऐसे निकालेंगे, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए एन माइनस 1।
तो आप इसको 0 पुट करके देख सकते हैं, 1 पुट करके देख सकते हैं, तो आ जाएगा इसके अनुसार से। और जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो देखने में लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता नहीं है, इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसका बस एग्जाम्पल मेनली रूप से याद रखना रहता है, इससे क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया गाइज। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जब 10 डिग्री और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं या फिर 10 केल्विन बढ़ाते हैं, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है और रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे ये भी हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी यही चीज़ कहता है कि डबल हो जाता है, और कभी कभी ट्रिपल भी होता है, बट मोस्टली केस में 2 ही होता है। और ये इसका फार्मूला हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, जैसे कि ये के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना के है और के टी डिग्री सेल्सियस पे कितना है, उससे अनुसार से निकल जाता है। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आपके कोचिंग के टेस्ट में पूछा जाता है। अब बात है न्यू रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, तो म्यू डेल्टा टी इंटू ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो म्यू डेल्टा टी होता है नंबर ऑफ टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी इसको निकालने के लिए देता है गाइज। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ रहेगा और ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, आपसे नंबर ऑफ टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज पूछेगा, तो आप इससे निकाल सकते हो बहुत ही ईजिली। अब आता है अर्हीनियस इक्वेशन, जिसको बोलते हैं के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी। तो इसमें के जो है वो रेट कांस्टेंट हो गया, ए जो है अर्हीनियस कांस्टेंट हो गया, और ई जो है ई तो वो एक लॉगरिथमिक आता है ना, ई इक्वल टू 2.87 वही है। और ई ए एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, आर टी तो फिर एक टेम्परेचर हो गया, आर तो वो कांस्टेंट है जो 2.5/3 ले सकते हैं हम लोग। तो और उसके बाद फिर ये दोनों फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम देखे हैं आज तक, भी आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया रहता है, उसे टेम्परेचर निकालना रहता है या फिर ये निकालना रहता है, ऐसे रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बात कैटलिस्ट पे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है। जैसे ऐसे अगर कोई रिएक्शन रहता है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो इसको कम डिक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट जाने के बाद ये रिएक्शन ऐसे चला जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी मात्र इतना ही लगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है कैटलिस्ट। और विद कैटलिस्ट का ये फार्मूला है, अगर विद कैटलिस्ट कर देते हैं तो हम लोग का ये कम हो जाता है, तो ये आप इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। विद कैटलिस्ट अगर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, विदाउट कैटलिस्ट अगर दिया हुआ है, तो उस अनुसार से ये निकाल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी, कभी कभी क्वेश्चंस मिल जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेट ऑफ रिएक्शन। एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर रह जाए, रिएक्टेंट में रह जाए या प्रोडक्ट में बन जाए, तो रिएक्शन बहुत स्लोली चलता है। और सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। And photochemical reaction, presence of light R is directly proportional to presence of light, that is the example of the photosynthesis। और फोटोसिंथेसिस, लाइट को डायरेक्टली कोई एब्जॉर्ब नहीं करता है केमिकल रिएक्शन, वो कोई ना कोई फोटोसेंसिटाइजर की तरह, जैसे क्लोरोफिल हो गया, उसके अकॉर्डिंग से उसके जरिए लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये बात याद रखना है। स्टेरिक इंजन्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से गाइज ये चैप्टर खत्म हो जाता है, फिनिश। Thank you so much. Like, share, subscribe. Thank you.